नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राहत की खबर यह है कि देश में 125 दिन बाद एक दिन में सबसे कम 30,093 मामले सामने आए। 4 महीने बाद इतने कम केस दर्ज हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर के करीब आने की अटकलों के बीच टीकाकरण अब एकमात्र हथियार है। दूसरी लहर के थमने के साथ ही राज्यों में नियमों में ढील के साथ बाजार खुल रहे हैं, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है। ऐसे में सरकार टीकाकरण बढ़ाने की योजना के दावे कर रही है, लेकिन फिलहाल कमी की खबरें ही बनी हुई हैं। हम भले कह रहे हो कि लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है, भय है, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी आबादी उन लोगों की है जो टीका लगवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में टीका लगवाने वालों ने तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी और आप जिस तरह से देख रहे हैं, एक जगह तो धार में तो भगदड़ मच गई जब टोकन देने की बात सामने आई। मध्य प्रदेश में सोमवार को 4,55,496 टीके लगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि सितंबर के अंत तक राज्य में हर व्यक्ति को एक डोज तो लगी जाए। हालांकि रायगढ़ से आई तस्वीरों ने सबको हैरत में डाल दिया है, जहां एक वैक्सीनेशन सेंटर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी है। जिले में 17,000 लोगों को टीका लगा, लेकिन जैसे ही टीका समाप्त हुआ लोगों में भगदड़ मच गई थी और धार में भी हमने बताया जा रहा है कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। और जो ये लाइन आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर लंबी लगी। हमारे सहयोगी कि मध्य प्रदेश से रिपोर्ट देखिए। धार के एक टीकाकरण केंद्र में सोमवार को टीकाकरण के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जैसे ही केंद्र खुला, लोग स्लॉट बुक करने गिरते पड़ते दौड़ पड़े। कई फिसले, एक दूसरे के ऊपर गिर गए बगैर मास्क। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में जागरूकता आ रही है। जागरूकता होने के कारण हमारे टीकाकरण सेंटर तो वही 4-5 चल रहे हैं। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे धामधन में आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है और सीमित वैक्सीन रहती है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास 200 वैक्सीन है, या कम से कम 400 से 500 लोग भीड़ हो जाती है। अभी वैक्सीन हमें कम प्राप्त हो रही है, इस कारण से यह परेशानी हमें हो रही है। राजगढ़ में एक टीकाकरण केंद्र पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार देखी गई। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए केंद्र के बाहर लाइन में लगे रहे। जिले में 17,000 डोज आई थी। कमी कहना उचित नहीं होगा। जितनी आपूर्ति हमें मिल रही है हम उसकी पूरी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एक दिन में 17 लाख तक वैक्सीन लगा दी। 10 लाख का आंकड़ा हमने बहुत बार पार कर लिया। ये जरूर है कि लगातार आप सब के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से और सरकारों के प्रयास से लोगों में जन जागरण आया है। लोगों के प्रति वैक्सीन को लेकर उत्साह है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले जुलाई के महीने में भी इस तरह की स्थिति छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिली थी, जहां हजारों लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे। 280 टीके आए, लेकिन भीड़ हजारों की। अब छिंदवाड़ा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य में अब तक 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इनमें से 2 करोड़ से अधिक को अब तक केवल वैक्सीन की एक ही खुराक मिली है। अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी टीका लगाया जाना बाकी है। जून 21 को 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर एक नए रिकॉर्ड का दावा करने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन की संख्या लगातार गिरती जा रही है। और तो और कई लोगों ने ये शिकायत भी की है कि उन्हें वैक्सीन लगने के सर्टिफिकेट के मैसेज आ गए, जबकि उन्हें अभी तक एक डोज भी नहीं लगाई गई है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि अगस्त तक इतने टीके आ जाएंगे कि हर रोज 90 लाख टीके लग पाएंगे। योजना इस प्रकार से है कि अगस्त से दिसंबर तक 135 करोड़ डोज लगेंगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 88
करोड़ डोज की उम्मीद है। इसमें से 66 करोड़ राज्यों को, बचे 22 करोड़ निजी अस्पतालों को। बायोलॉजिकल ई की तरफ से 30 करोड़ डोज, स्पुतनिक के 10 करोड़ डोज, जायडस कैडिला के 5 करोड़ डोज की उम्मीद। मॉडर्ना से 75 लाख डोज ग्रांट के तौर पर मिलने की उम्मीद है। मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। ये कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जाम्पल है। आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। और हमें यह भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं। तो एक तरफ टीकाकरण बढ़ाने की चुनौती है, तो साथ ही तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर नियमों में ढील पर कड़ी नजर की जरूरत है और ये काम अब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। केरल में बकरीद पर 3 दिन के लिए लॉकडाउन में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार दबाव में आ गई, जो दुखद हालात की ओर इशारा करती है। बकरीद पर केरल में सरकार ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन नियमों में राहत दे दी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि केरल में हालात चिंताजनक हैं, सरकार दबाव समूहों के आगे झुक गई। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के कांवड़ यात्रा के आदेश का पालन करे, लोगों के जीने के कीमती अधिकार का कोई भी दबाव उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि दी गई छूट के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो जनता इसे कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है और फिर कार्रवाई की जाएगी। केरला स्टेट है, वहाँ सबसे ज्यादा अभी संक्रमण बना हुआ है और आज जो भी पूरे देश का नंबर है वो केरला उसमें सबसे आगे है। और ऐसे परिस्थिति में जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के केस में जहां की संक्रमण बहुत घट चुका है, वहां भी उन्होंने कंवर यात्रा के खिलाफ आदेश दिया था और स्टेट गवर्नमेंट ने भी मान लिया था सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को। तो उस सजेशन का उल्लंघन और ऐसे एरियाज में जहां पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, वहां भी सारे दुकान खोलना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टिप्पणी की है उसके खिलाफ और कहा है कि स्टेट पर ये एक जिम्मेदारी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको फॉलो करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की लॉकडाउन में छूट की अधिसूचना को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राहत का एक ही दिन बचा है, लेकिन जो फटकार लगाई है उसका असर दूर तक गया है। The government of Kerala's political gimmick has been exposed. केरल सरकार की सियासी चाल का पर्दाफाश हो चुका है। कम से कम अब से केरल सरकार को कोविड की बंदिशों के बारे में सियासी फैसले नहीं बल्कि उसे साइंस के आधार पर फैसले करने चाहिए। Political benefits on such issues. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कदम से एक बार फिर साफ कर दिया है कि मामला धार्मिक हो या कुछ और, सरकार को किसी दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए और अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में आएगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 शिक्षकों की मौत हुई, जिनमें से कई नामचीन शिक्षक भी शामिल रहे, जिनको समय रहते इलाज नहीं मिल सका। अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय क्या कदम उठा रही है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के डाइनिंग हॉल को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। यहां 20 बेड का एक अस्पताल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ये सभी ऑक्सीजन बेड होंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के 13 मेडिकल ऑफिसर्स भी यहां तैनात होंगे ताकि प्राथमिक तौर पर कोरोना से बीमार होने वालों का इलाज किया जा सके। हम तीसरी वेव के लिए ये भी तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे कॉलेजेस के हॉस्टल्स हैं उनको कोविड केयर सेंटर बना दें और साथ ही हम टाई अप करें जो GTB हॉस्पिटल है या
ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जो हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं, कि अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इन कॉलेज के साथ टाई अप करके हमारे जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ चले जाएँ। यही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने कुछ हॉस्टल्स को भी कोविड आइसोलेशन सेंटर बना रहा है। साथ ही कोरोना की जांच के लिए भी सेंटर खोले जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले 10,000 से ज्यादा लोगों में से 70% को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आई थी, हमारा जो ये पटेल चेस्ट हॉस्पिटल है उसने आरटीपीसीआर टेस्ट किया था, और हमारे टेस्ट इतनी जल्दी हो जाते थे कि सुबह हम अगर देते थे टेस्ट तो शाम तक हमें रिपोर्ट मिल जाती थी। साथ ही डीआरडीओ ने भी हमें हेल्प की। फिर हमने कई कॉलेजेस में, जिनमें कि मिरांडा हाउस कॉलेज है, वहाँ पर हमने कैंप्स लगाए और वो बाहर की जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स ने भी हमारे टेस्ट किए। तो हमें उसमें भी अब आने वाले समय में यदि आवश्यकता हुई तो हमें पता है हमें क्या करना है, और टेस्ट की भी सुविधा हमारे पास पूरी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर में 40 दिन के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 शिक्षकों की मौत हुई थी, जिनमें प्रख्यात सितार वादक प्रतीक चौधरी, मशहूर राजनीति शास्त्री वीना कुकरेजा और एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक विनय गुप्ता शामिल हैं। जबकि चेतन जस्सल जैसे टीचर भी शामिल हैं, जिनको दिल्ली में बेड तक नहीं मिला और पति पत्नी दोनों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे गहरा सदमा दिया। उसके तमाम सारे ऐसे प्रोफेसर्स और छात्रों की मौत हो गई जो अपनी रिसर्च के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। यही वजह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कोरोना की संभावित तीसरी लहर की अब तैयारी कर रही है, ताकि उसके फैकल्टी को नुकसान न उठाना पड़े। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा और मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर ने मानसिक रूप से लोगों को तो और तोड़ा ही है, बच्चों की जिंदगी भी बदल कर रख दी है। करीब 1.5 साल से घरों में कैद बच्चों में शारीरिक श्रम की कमी, दोस्तों से ना मिलना, सामाजिक एकजुटता ना होना, करीबियों का गुजरना या बीमार पड़ना जैसी चीजों से उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कई बच्चों को मनोचिकित्सकों की मदद लेनी पड़ रही है। 1.5 साल से बचपन यूं ही कैद है। कोरोना की दूसरी लहर ने पाबंदियां और सख्त कर दी। तीसरी लहर के डर ने कैद को और अनिश्चित समय के लिए खींच दिया। जानकार कह रहे हैं कि इस वायरस ने हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट की है। कई बच्चों को डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है। बिफोर दिस कोविड जो भी हम लोग मेंटल हेल्थ इवेल्युएट करते थे बच्चों में, बिहेवियरल इश्यूज, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, different behavioral problems, all we hardly used to see. Once in 3 months में hardly 2-3 kids. Now every week we are seeing 1 or 2 kids in our OPD. डिफरेंट बच्चे डिफरेंट समस्याओं के साथ आते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से बाकी कुछ देखा ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनको स्ट्रेंजर एंजाइटी जो हम कहते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। उन्होंने माँ बाप को छोड़कर सबसे इतना ज़्यादा डरना शुरू कर दिया है कि बच्चे किसी से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। उनसे थोड़े बड़े बच्चे जिनको पता है कि जो स्कूल क्या होती है, स्कूल वो जाते थे, उनका सडनली बंद हो गया, वो अब धीरे धीरे इंडोर लाइफस्टाइल को सबसे ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं। पर उनमें दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। इस वजह से अब उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो लोग ओबेस हुए जा रहे हैं। उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनको अपने करियर की चिंता हो रही है। कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। इस महामारी ने कई मासूमों को अनाथ किया। कई बच्चों ने अपने घर परिवार में करीबियों को गुजरते या फिर बीमारी से लड़ते देखा। लॉकडाउन की कैद के बीच ये हालात इनके मानसिक स्वास्थ्य पर दोहरा वार करते हुए नजर आए। कुछ बच्चों में फर्स्ट वेव से ज़्यादा डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे थे, और डिप्रेशन के बाद में एंजाइटी सिम्टम्स, फिर उसके बाद में PTSD के कुछ सिम्टम्स जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी के घर में अगर डेथ हुआ है तो डेथ के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो डेथ का मीनिंग मालूम नहीं, लेकिन उनको बताते हुए, उनको समझाते हुए भी पेरेंट्स को परेशानी हो रही थी। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप से आपको आके बताए कि मुझे ये तकलीफ हो रही है या मुझे ये दिक्कत है। तो इसमें पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए।
जैसे कि अगर बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है या जो पहले अच्छे से कर पाता था, अभी उसमें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, शांत रहता है, चुप चुप रहता है, अकेला रहता है बच्चा, घुलना मिलना उसको अभी नहीं पसंद आ रहा है, या बार बार बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, उदासी ज़्यादा बढ़ रही है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट्स हम घर में नोटिस करें और उसको हम अप्रोप्रिएटली डील कर सकें। ऑनलाइन बंधी जिंदगी, घर की 4 दीवारी में कैद चंचल बचपन और आसपास वायरस का खौफ बच्चों की दिमागी सेहत को ज्यादा आहत न करे, इसलिए उनके हर व्यवहारिक बदलाव को समझना जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे है, आंदोलन करे किसान, क्या दिल्ली में किसान संसद कर पाएंगे? तो पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे चलते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अनुरोध करूं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए ये सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक या तमिल मनीला कांग्रेस के या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब ये नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब ये सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते। मैं अब बिल्कुल सीधे अनुरोध करूंगा, पहले आदरणीय खड़गे साहब से, उसके बाद श्री केसी वेणुगोपाल जी से, फिर सिद्धारमैया जी से, डीके शिव कुमार जी से और अधीर रंजन चौधरी जी से, कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। सभी को मेरा नमस्कार, और मंच पे बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। माध्यम के सारे मित्रों को भी मैं नमस्कार करते हुए, जो अभी हमारे मीडिया के मुखिया हैं, उन्होंने सारी बातें बताई है। कल भी हम इसी मंच पे बैठे थे, चंद व्यक्तियों के नाम उसमें लाया गया था और लीक हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ चंद व्यक्तियों के पीछे ही वो या उनके एक इमेज खराब करने के लिए वो काम कर रहे, ऐसा मुझे कल महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मीडिया का हुआ, फिर कल व्यक्तियों का हुआ, आज संस्थाओं का हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और वो यशस्वी हो रहे हैं। जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, आज हमारी कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश
कौन किए ये तो बाहर अब निकला। किसने किसने कोशिश की, कहां कहां पर हुआ, तो इसका तो पता लग रहा है। तो कल के दिन भी और गंभीरता से हम विचार करेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया, तो मैं ये समझता हूं कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण मंत्री ने तो इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि वो ये भूल गए कि अगर कानून बना तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कई नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कानून बनता है जनसंख्या नियंत्रण, पूरे देश में एक समान संख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस नियत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नियत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है। सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य के 9 बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हालांकि निशाना कहीं और दिखता है। हमारा नारा था हम दो हमारे दो, क्या ये संभव हो सका? पर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ। सीधी विधायक केदार शुक्ल के 7 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे की घोषणा के कुछ घंटे बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्यों पीछे रहते, फौरन मुख्यमंत्री को खत लिख डाला। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कदम और आगे निकल गए, सीधे मुसलमानों पर निशाना साध दिया। मुस्लिम्स में ये समस्या नहीं है, वो चाहते हैं 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे कर लेते हैं, इसका अंकुश लगना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भी वैसे पीछे नहीं हैं। 95 में से 33 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, लेकिन वो बयानों पर हमलावर हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, इस पे कोई पाबंदी किसी के लिए नहीं है और लोग मान रहे हैं। बात यह है कि जिस नियत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नियत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है, क्योंकि इनकी नियत केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को टारगेट करना है। इनके पिताश्री उस जमाने में विरोध करते थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन की बात की थी सन 1975 में। तब जैसे विश्वास सारंग तो उनके पिताजी थे, कैलाश सारंग, उस जमात के लोगों ने सड़क पर खूब विरोध किया, लेकिन वो दूरदृष्टा महिला थी। अब इनके समझ में आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, किसी राजनेता का समय समाप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी सेवा में पहले से ही पदोन्नति और लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। काश बीजेपी नेता ये समझ पाते कि कानून लागू होने पर 227 विधायकों में बीजेपी के ही 39.2 विधायक और 38.7 मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7 विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 125,
कांग्रेस के 95, बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, 14 के 4 से अधिक बच्चे हैं, 3 मंत्रियों के भी 5 और उससे अधिक बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, 12 विधायकों के 4, 3 विधायकों के 5 और पेटलाबाद विधायक के 9 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ 27 लाख है, जिसकी विकास दर 20% से अधिक है। हालांकि जनसंख्या को नियंत्रित करने दिग्विजय सिंह सरकार ने भी 2000 में सरकारी सेवाओं और पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों का नियम बनाया था। पहले हाईकोर्ट में इसे चुनौती मिली, बाद में 2005 में बीजेपी की सरकार ने इसे वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि स्वैच्छिक उपायों से वो जनसंख्या वृद्धि दर को 2 दशमलव के आसपास ले आई है। इस मामले में कोई भी ज़बरदस्ती प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इससे जनसांख्यिकीय विकृति पैदा होगी। बावजूद इसके सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान से ये साफ होता है कि इस मामले में उनका शोर सामाजिक कम, सियासी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जो फ्लाइट है उसके काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और ये हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं स्पेस में जाने की। फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की ये यात्रा इसे कहा जा सकता है और वाकई इस पे पूरी नजरें दुनिया भर की लगी हुई हैं कि किस तरह से ये सफल होगा। And liquid oxygen as the propellant. It's a nice, not just clean in terms of beautifully performing, but what comes out of it, it's steam, right? Whew. To see the glow of the engine underneath the rocket, just under our shoulders, and to know that we've got a crew that is going to space. It just feels different, doesn't it, Gary? It is totally different. All right, you can follow along, of course, the speedometer in the bottom left, the altimeter. तो अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी ने बनाई ये ब्लू ओरिजिन और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए जा रहे हैं। ये अब ऐतिहासिक एक तरह से मौका है दुनिया भर के लिए। अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, वो 3 लोगों के साथ ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए स्पेस में जा रहे हैं। एज ऑफ द स्पेस में कहा जा रहा है और ये उड़ान जो है उनकी, जो ये यात्रा है उनकी, इसकी दुनिया भर पर नजर बनी हुई है। अभी हाल ही में हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश व्यापारी हैं रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने भी एक इस तरह की यात्रा की थी स्पेस तक, लेकिन इस पर काफ़ी नज़र है इस यात्रा पर अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की और ये जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो इस पूरी यात्रा में अब बताया जा रहा है 4 लोग उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। एज ऑफ स्पेस तक कहा जा रहा है ये जा रही है। और इस यात्रा से पहले आपको बता दें जो लोग जा रहे हैं उसमें कई तरह की उनकी ट्रेनिंग हुई, कई हफ्तों की उनकी ट्रेनिंग थी, उनको उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ब्रीफ किया गया था और जिस तरह से स्पेस फ्लाइट का सिमुलेशन होता है उस तब की उनको तैयारी कराई गई थी। किस तरह से रॉकेट और उसका ऑपरेशन होता है, ये तमाम चीज़ों को सिखाया गया। और एक वो समय भी आएगा जब ये जो क्राफ्ट का कैबिन है, कैप्सूल निकलकर और जो अर्थ की ग्रेविटी में जिस तरह से फ्लोट करेगा, वो तमाम अनुभव इन लोगों के पास होंगे।
और आपको बता दें इसके लिए जो And ये there we go. Our तैयारी astronauts 2012 से हो रही है। at about 328,000 feet, continuing their ascent. You see the two vehicles there. When the speed hits zero, you know that they've hit apogee, their maximum altitude, and you hear they're having quite an experience. You just have to wait for it. Who wants a Skittle? Yeah! Well done! 1 minute warning. 1 minute warning. Go! Oh, sorry. Try again. Awesome. So good. Get that one? Got it. Let's see if I can see the boost. Oh, yeah. A little bit. I cannot. Oh, wow. You got to take a moment to look at that. Okay, get in. We got to get in. तो आपको एक बार फिर से बता दें, जेफ बेजोस की ये स्पेस वॉट न्यू शेपर्ड रॉकेट शिप है जो जा रही है अंतरिक्ष में। उनके साथ 4 लोग हैं, इसमें बताया जा रहा है। उसमें इनके भाई मार्क बेजोस हैं। वॉली फांको 82 साल की ओल्ड पायनियर जो स्पेस में हैं, और एक 18 साल की छात्रा भी हैं जो इसमें उनके साथ 4 लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं। और ये अपने आप में पहली ऐसी उड़ान होगी। और ये लोग एक कैप्सूल में ट्रैवल कर रहे हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी विंडो स्पेस में अंतरिक्ष में किस तरह से पहली बार हम देख सकते हैं कि एक कारोबारी तौर पर इस तरह से एक कमर्शियल फ्लाइट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो ये पहली उड़ान भरी गई है। स्पेस टूरिज्म का आगाज कह सकते हैं कि इससे हो रहा है। Copy. Thank you again, everybody, for joining us live for our first UN flight on New Shepard. So far, a nominal flight. Our booster is about to return to its landing pad. There we see engine relights. The sonic boom. And booster touchdown, welcome back, New Shepard. A beautiful rocket that provided a beautiful flight to space. First up, your booster has landed. Booster landed. Blue control base up. That's great to hear about the booster. And there it is, our crew capsule with our 4 crew members on board. You have a very happy crew up here, I want you to know. Oh yeah, I see blue. I see the big barn. Stand by drogues. Stand by drogues. Stand by main. Stand by main. Oh, so far, a nominal flight. Here comes the crew capsule back from space.
The drogues deployed, here are the mains out, reefing and coming to full inflation. Our rocket went over Mach 3, and now they're coming floating back down at just about 15 or 16 miles an hour, about to join us home back here in West Texas after having gone over the Kármán line, the internationally recognized line of space. The world's newest astronauts. Gary, how you holding up, friend? I am speechless. Wow. And those big, beautiful windows. We've just got about a minute and a half of floating before the activation of the skirt jet for a soft touchdown. At this point, there are sensors on board that are detecting how high they are above the ground, multiple sensors. And just 6 feet above the ground, that cushion of air will puff, and they will have a soft touchdown, almost like just sitting in a chair. But I'm sure their adrenaline is pumping now. And touchdown. Welcome back, New Shepard's first human crew. What a flight. Welcome back to Earth, First Step. Congratulations to all of you. Ah, what a day, what a day. People on this capsule, and we're so grateful to everybody who made this possible. Thank you. Blue Control, Oliver, thank you so much for everyone there. It was amazing. It was amazing. Copy, First Step. You have a very happy Capcom here as well. Let's do a status check. Astronaut Oliver. Blue Control, astronaut Oliver, status correct. Copy. Astronaut. Copy. Astronaut Demo. Astronaut Demo, I am unbelievably good. Copy. Blue Control, Bezos, best day ever. Yeah. Copy, everyone. Go ahead and remain in your seats. Crew member 7 is on their way. Shortly, you will hear the capsule off-gassing. Did anybody have to start altitude or altitude? I didn't. Yeah. No, that's altitude. Yeah, we'll find out. It's okay. I had, my main mission was accomplished. I didn't kick anyone. That's fine. That was only about 5 minutes. Yeah. First up, Blue Control, your apogee was 351,210 feet. Blue Control, please say that in meters. 50. That was incredible. That was Wally, that was incredible. It was. I was thinking it was more jerky, and it wasn't. No, I was the helicopters. I was surprised at how easy 0G was. Yeah, yeah. It felt very like remarkably natural. It did. It's like swimming. Yeah. Yeah, it's weird. It's